हेलो ऑल, वेलकम टू लेट्स चेज़ इट। लेट्स चेज़ इट में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीसीएस के पास 12 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप यूपी पीसीएस की सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी पीसीएस हर साल क्वेश्चंस को रिपीट करता है। प्लस जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी भी तैयारी शुरू किया है, उनके लिए भी वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ही आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्वेश्चंस का क्या स्टैंडर्ड आता है, आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, किन चीज़ों को ज़्यादा टाइम देना है, किन चीज़ों पे कम टाइम देना है। इन सारा एनालिसिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लगा सकते हैं। यह सीरीज़ यूपी पीसीएस के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेगी। हर सब्जेक्ट के सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियोस डाले जाएंगे, ताकि आप सिस्टमेटिकली इन वीडियोस को एक्सेस कर सकें और आप एक प्रॉपर वे में तैयारी कर सकें। यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है कि एक ही वीडियो में पॉलिटी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, साइंस एंड टेक के भी क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हैं। ऐसे खिचड़ी नहीं पकाएंगे। एक सिस्टमेटिकली वे रहेगा, जिसमें साइंस एंड टेक के अलग क्वेश्चंस, पॉलिटी के अलग क्वेश्चंस, साइंस एंड टेक के भी सब सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब के अलग अलग वीडियोस रहेंगे। इससे क्या है, पढ़ने में आसानी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है, ये आगे प्री में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट measure of speed of ship, nautical miles, unit of distance used in navigation, angstrom, unit of wavelength of light, light year, unit of measuring time। इसमें जो ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है वो है डी, लाइट ईयर। लाइट ईयर टाइम को मेजर नहीं करता है, ये डिस्टेंस को मेज़र करता है। लाइट ईयर क्या होता है, एक साल में लाइट ने कितनी दूरी तय करी, वो होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस, नॉट द टाइम। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सोनार वी यूज डैश ए रेडियो वेव्स, बी ऑडिबल साउंड वेव्स, सी अल्ट्रासोनिक वेव्स, डी इंफ्रासोनिक वेव्स। इसका करेक्ट आंसर है अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का यूज़ करते हैं हम, जैसे जो वाटर बॉडी होती है उसके नीचे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सबमरीन हो गई या और भी कोई ऑब्जेक्ट हुआ, उसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। कैसे इसका यूज़ होता है, सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव एक सोर्स से इंजेक्ट करी जाती हैं पानी में, वो उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके फिर वापस आती हैं, उसको जो सोर्स है वो डिटेक्ट करता है। इससे हमें पता लगता है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी डेप्थ में है, क्या साइज़ है उसका, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसमें किसका यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर? पायरोमीटर, फोटोमीटर, फोनोमीटर, पिक्नोमीटर। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के मेंस 2016 में आया हुआ है। द करेक्ट आंसर इज ए, पायरोमीटर। पायरोमीटर का हम यूज़ करते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी 1500, 2000, 3000 ऐसे टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ये टेम्परेचर एक रेडिएशन पे काम करता है, रेडिएशन थर्मामीटर होता है ये काम करता है। जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, उस लॉ पे ये काम करता है। इसमें क्या है कि जो जैसे नॉर्मल थर्मामीटर होते हैं, इसमें डिप करते हैं पानी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर निकालने के लिए। ये पायरोमीटर को डिप नहीं करते हैं, उसके सरफेस के आसपास जो रेडिएशन निकलती है वहाँ पर ले जा कर के रखते हैं। उससे अपने को पता लगता है कि ये बॉडी कितनी हीट एमिट कर रही है, उसके हिसाब से E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, इस फॉर्मूले के हिसाब से फिर हम उस बॉडी का टेम्परेचर निकालते हैं। द करेक्ट आंसर इज़ पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस प्री 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर? थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, रेडिएशन थर्मोमीटर्स, गैस थर्मोमीटर्स, लिक्विड थर्मोमीटर्स। अभी हमने डिस्कस किया है कि पायरोमीटर्स क्या होते हैं, रेडिएशन पे काम करते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ रेडिएशन का लॉ है, एक बॉडी कितनी हीट रेडिएट कर रही है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर पर डिपेंड करता है। इसका आंसर होगा बी, रेडिएशन थर्मोमीटर। पायरोमीटर क्या है, एक रेडिएशन थर्मोमीटर है।
पेरीहीलियोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग सनस्पॉट, सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। यूपीपीसीएस प्री के री एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको ये वर्ड देख करके थोड़ा अंदाज़ा लग रहा होगा, पेरीहीलियो, हीलियो वर्ड से आप अंदाज़ा लगाइए कि हीलियो किसको डिनोट करता है। हीलियो डिनोट करता है हीलियम को, और हीलियम कहाँ पाई जाती है? सोलर में, सन में पाई जाती है। सो इसका करेक्ट आंसर है सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं हम पेरीहीलियोमीटर। एक और डिवाइस होती है, बस दो ही डिवाइस हैं जो सोलर रेडिएशन को मेज़र करने के लिए अभी तक बनाई गई हैं। एक है पेरीहीलियोमीटर और दूसरी डिवाइस है पैरानोमीटर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स इज़ बेस्ड ऑन डुपलर्स इफेक्ट, ज़ेमिन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, रमन इफेक्ट। यूपीपीसीएस के मेंस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट ये कैसे पता करता है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? ये एक लाइट की जो वेवलेंथ होती है, जो स्पेस में लाइट ट्रेवल हो रही होती है, वो वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, उसके हिसाब से ये डिसाइड करता है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज डॉपलर इफेक्ट्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोनोमीटर इज़ यूज टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? द पावर ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई भी नहीं। यूपीपीसीएस ने ये क्वेश्चन गलत डाला था, इसमें चारों ऑप्शंस में उसका आंसर ही नहीं दिया था। फोनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आदमी जो बोलता है उस बोलने में कितना फोर्स यूज़ होता है उस चीज़ को मेज़र करता है। फोनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर टेस्टिंग द फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग। सो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस एक बार गलत डाल चुका है, इसको सही डालने की भी काफ़ी उम्मीद है, कभी डाल सकता है दोबारा। सो इसको ज़रूर से याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज़ स्टैंडिंग इन अ सेंसिटिव बैलेंस, इफ़ ही इनहेल्स डीपली the reading of the balance increase, decrease, remains unaffected, या may increase or decrease depending on the atmospheric pressure। यूपीपीसीएस के मेंस 2013 में आया हुआ सवाल है। इसका करेक्ट आंसर है ए। अगर कोई बंदा है वो सेंसिटिव वेट पे खड़ा हुआ है और वो बहुत ही डीपली एयर को इनहेल करता है, जो एयर का मास है वो उसके अंदर जाएगा, तो सेंसिटिव बैलेंस उस जरा से मास को भी कैलकुलेट कर लेगा। सो कैलकुलेट करके उसको ऐड करके दिखाएगा। सो मास क्या होगा, जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ए। कोई बॉडी जब कोई सेंसिटिव बैलेंस पे खड़ा है, वो किसी एयर को, बहुत सारे एयर को डीपली इनहेल करता है, तो उसका मास इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा सेंसिटिव बैलेंस पे। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंड पावर। जो विंड पावर होती है, जैसे सोलर पावर, अलग अलग तरह की पावर होती हैं, तो विंड पावर में विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी? यूपीपीसीएस प्री 2016 में आया हुआ सवाल है। इसका करेक्ट आंसर है ए, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जो विंड होती है, विंड में काइनेटिक एनर्जी ही होती है केवल। कभी आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, और अलग अलग स्टेट्स में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि विंड में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और भी अलग अलग तरह के एनर्जी के ऑप्शंस दिए हुए थे। सो विंड में केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। सो विंड एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी ही कन्वर्ट होगी केवल। काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसी भी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। पहले तो काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट होगी। विंड में विंड के जो चक्के होते हैं वो घूमेंगे, उसके बाद उस काइनेटिक एनर्जी को आप जनरेटर की मदद से मैकेनिकल एनर्जी को, जो काइनेटिक एनर्जी विंड के घूमने से, चक्कों के घूमने से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, उस मैकेनिकल एनर्जी को आप जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं उसका। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, if an apple is released from an orbiting spaceship, it will fall towards the earth,
मूव टू अ लोअर स्पीड, मूव अलॉन्ग विद द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड, मूव एट अ हायर स्पीड। यूपीपीसीएस प्री 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है सी। वो जो एप्पल होगा वो स्पेसशिप की उसी ऑर्बिट में स्पेसशिप की स्पीड से ही रिवॉल्व करेगा। ओके, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो स्पेसशिप पे लग रहा होता है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस एप्पल पे लगेगा, उस ऑर्बिट पे अर्थ का, और उसी स्पीड से वो रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट में। सेम सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर ऐड करेंगे तो वो सेम स्पीड से रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट द पोल्स, सेम एट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, मैक्सिमम एट द इक्वेटर, मोर ऑन द माउंटेन्स देन प्लेन्स। यूपीपीसीएस के 2015 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ए। ह्यूमन बॉडी का जो वेट होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अर्थ के रेडियस के। ओके, सो कैसे अर्थ का रेडियस जो है आपका पोल्स पे ज़्यादा होता है तो वहाँ पर मिनिमम वेट होता है, और रेडियस अर्थ का जो पोल्स होते हैं उन पे सबसे मिनिमम होता है, इसलिए वहाँ पर वेट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इट विल बी मिनिमम एट द इक्वेटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्थ ट्रेवल इन इट्स ऑर्बिट एट अ स्पीड ऑफ अप्रॉक्स 4400 किलोमीटर पर आवर। वाई डू वी नॉट फील दिस हाई स्पीड? यूपीपीसीएस के 2013 में आया हुआ सवाल है। वाई डू वी नॉट फील दिस स्पीड? द ऑप्शंस आर ए, बिकॉज वी आर टू स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ, आवर रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ अलॉन्ग द अर्थ ऑर्बिट इज जीरो, द सोलर सिस्टम इज होल इज ऑल्सो मूविंग, द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ constantly pull us towards the earth center। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, आवर रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ अलोंग द अर्थ ऑर्बिट इज ज़ीरो। अर्थ का जो मूवमेंट है और हम उसको फील नहीं करते हैं, ये सेम आप किसी कार में हैं या किसी बस में हैं, किसी ट्रेन में हैं, आप ट्रेन मूव करती है लेकिन आप उसमें मूवमेंट फील नहीं करते हैं। आप जब वो ट्रेन या बस रुकती है आप तभी मूवमेंट फील करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी जो स्पीड है उसके रिलेटिव स्पीड ज़ीरो है, आपकी उस ट्रेन या बस या उसके स्पीड में आपकी रिलेटिव स्पीड ज़ीरो है। सो इसीलिए आप फील नहीं करते। सेम कॉन्सेप्ट अर्थ पे लगता है। अर्थ के रिलेटिव मतलब आपकी जो स्पीड है वो अर्थ के रिलेटिव ज़ीरो स्पीड है। क्वेश्चन है, इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर्स विच आर ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट सीक्वेंस? The weight of an object will become zero, but the mass will remain the same. The mass of the object will become zero, but the weight will remain the same. Both the mass and the weight of the object will become zero. The mass of the object will increase. यूपीपीसीएस के 2012 के मेंस में आया हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम ज़ीरो बट द मास विल रिमेन द सेम। पहले तो आप देखिए कि वेट क्या होता है और मास क्या होता है। वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट क्या होता है? जो आपकी बॉडी पे ग्रेविटी आपको पुल कर रही होती है नीचे, वो जो फोर्स लग रहा होता है दैट इज़ वेट। सो वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगा तो वेट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मास तो हमारा सेम रहेगा लेकिन वेट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा? क्योंकि वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो हो गया, सो वेट भी हमारा ज़ीरो हो गया। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, वेट विल बिकम ज़ीरो लेकिन मास विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, satellite is kept moving in its orbit around the earth. It is due to a centrifugal force, b centripetal force, c gravitational force or lack of it, या d some other forces। इसका करेक्ट आंसर है बी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है?
जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अर्थ के ऑर्बिट जो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रही होती है उसको एक रिवोल्यूशन की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो उसको उसके ऑर्बिट से बाहर फेंक सकता है, लेकिन उस ऑर्बिट पे उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो उसको उसी ऑर्बिट में रखता है, उसके सेम अपोजिट डायरेक्शन में सेम यूनिट का लगता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, सेंट्रीपिटल फोर्स। अर्थ का सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है जो उसको बांध के रखता है उस ऑर्बिट पे? वो ग्रेविटी है। ग्रेविटी इज द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अर्थ जो उसको उसी ऑर्बिट में बांध के रखता है। सो अगला क्वेश्चन है, वाई डू पेंडुलम क्लॉक यूजुअली लूज टाइम इन समर? ए, ड्यू टू लॉन्गर डेज इन समर, बी, ड्यू टू फ्रिक्शन कॉज्ड बाई coils, सी, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेज इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड ऑफ यूनिट ऑसिलेशन, या डी, द वेट ऑफ पेंडुलम चेंजेस इन समर। यूपीपीसीएस प्री 1994 एंड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेज इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड ऑफ यूनिट ऑसिलेशन। देखिए, गर्मी में क्या होता है, जो पेंडुलम होता है उसकी लेंथ स्लाइटली उस मटेरियल के एक्सपेंशन की वजह से हल्की सी बढ़ जाती है, और एक यूनिट ऑसिलेशन यानी पेंडुलम का एक पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाने का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जे। ये सब ने पढ़ा है क्लास 11-12 में। सो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी में जो एल है वो हल्का से इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है एक यूनिट ऑसिलेशन वो हल्का सा बढ़ जाता है, इस वजह से जो पेंडुलम क्लॉक्स हैं वो हल्की सी स्लो हो जाती हैं समर्स में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज होने की वजह से जो टाइम पीरियड है वो हल्का स्लो हो जाता है गर्मियों में पेंडुलम क्लॉक का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज ए, इट इज़ नियर टू द अर्थ, बी, इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, सी, इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, या डी, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन इट इज लेस देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हेयर। द करेक्ट आंसर इज डी, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑन इट इज लेस देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हेयर। देखिए, रीज़न क्या है कि मून पे जो एटमॉस्फेयर नहीं होता है उसका रीज़न ये है कि जैसे अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इससे कम अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी होगी तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप नहीं कर पाएगा, या इससे ज़्यादा किसी की वेलोसिटी होगी तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप कर पाएगा। तो यही होता है मून पे। मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से जो उसकी एस्केप वेलोसिटी है उसके एटमॉस्फेयर की वो भी बहुत कम है। इसकी वजह से जो वहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स, जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वेलोसिटी मून की जो एस्केप वेलोसिटी है उनसे ज़्यादा होती है। इसकी वजह से वो सारे पार्टिकल्स मून के एटमॉस्फेयर से निकल के बाहर चले जाते हैं और मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज ए, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या डी, हाफ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यूपीपीसीएस 2014 और यूपीपीसीएस 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कितना रिपीट होते हैं, 1995 के बाद 2014 में आ गया है। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? द करेक्ट आंसर इज ए, द प्रेशर इनसाइड द सोप बबल विल बी मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the size of respirable suspended particulate in air is more than 7 micron, more than 6 micron, more than 5 micron, less than 5 micron. The correct answer is D, less than 5 micron. Next question, if an unsaturated sugar solution is prepared by mixing 100 grams of sugar with half liter of water, which of the following physical quantities will not change? A, mass, B, density, C, concentration, या D, volume? The correct answer is D, वाटर की जो वॉल्यूम है इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन द सेम, बिकॉज जो शुगर है वो उतने ही पानी में जो
स्पेसेस होंगे उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी, वॉल्यूम विल रिमेन द सेम। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन बॉम्ब वॉज डेवलप्ड बाय बर्नर बॉन ब्रॉन, एडवर्ड टेलर, जी रॉबर्ट ओपेनहीमर, सैमुअल कोहेन। द करेक्ट आंसर इज बी, एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बॉम्ब को और भी बाकी अमेरिकन साइंटिस्ट थे उनके साथ में मिलकर के 1952 में डेवलप किया था। गाइस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम साइंस एंड टेक के फिज़िक्स टॉपिक के बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ आप, नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा अपनी तैयारी को एक शार्पिंग एज देने के लिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।